हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो से हम प्रारंभ करेंगे हमारा पिछले वर्ष का सबसे ज़्यादा चर्चित होने वाला जो कोर्स था वो था यूपीएससी 2020 करंट अफेयर। तो उसी क्रम में हम यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं यूपीएससी 2021 करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर ना ही केवल आपको यूपीएससी में मदद करेगा, बल्कि जितने भी आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में, चाहे वो यूपीएससी का हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, स्टेट पीएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, इन सभी में ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और इसमें जो डिस्कशन रहेगा वो आपको बहुत डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा ताकि आप सभी प्रकार के एग्ज़ाम में कंफर्ट फील हो सके इस पूरे वीडियो को लेकर के। तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर के चल रहे होंगे आगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा एक और कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, जिसमें हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। और आज का जो तीनों लेक्चर रहेगा ये पूरा एनवायरनमेंट पे रहेगा। तो पहला इसमें जो टॉपिक है वो है यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर। तो हम प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, कब स्टार्ट हुआ, इसको लेकर के क्या क्या भारत सरकार के द्वारा इनिशिएटिव किए गए। दूसरा टॉपिक रहेगा इसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, क्या उसकी स्थिति है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। साथ में हम मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान को भी इसमें थोड़ी सी स्टडी करेंगे। और जो इसका आपका थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो तीनों टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इसके नोट्स तो पक्के में बनाइएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बच्चे उसे इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से जो हमारे देश में जो टाइगर्स हैं उनका प्रोटेक्शन किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। तो शिकार जो होते थे हमारे देश में टाइगर्स के, उनकी छाल के लिए, उनके जो उनका जो शरीर के ऊपर का जो कवर होता है, उस कवर के लिए उनका शिकार किया जाता था। तो 1970 के दशक में भारत में लगभग 2000 से भी कम बाघों की संख्या हो गई थी। तो वर्ष 1973 में भारत सरकार ने बाघ को संरक्षण करने के लिए बाघ का राष्ट्रीय पशु घोषित किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाघों को किस वर्ष राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, तो 1973 में इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया, जिसके माध्यम से टाइगर्स को यहाँ पर संरक्षण प्रदान करना था और उसके शिकार पर प्रतिबंध लगाना था। फिर प्रोजेक्ट टाइगर जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं सतत केंद्र प्रायोजित एक प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से बाघों को संरक्षण करना होता है। और ये सारे के सारे जो इसके खर्चे होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किए जाते हैं। वर्तमान में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षित टाइगर रिजर्व की संख्या भारत में 50 है। हालांकि ये टाइगर जो रिज़र्व है ये आकार में अपेक्षाकृत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे एरिया हैं जो कि कवर करते हैं और बाघों को संरक्षित करने के लिए कार्य करते हैं। फिर अगर हम बात करें इनकी आंकड़ों का मतलब आंकड़े कौन लेता है, कौन इसके लिए कार्य करता है, तो राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण एक बनाया गया है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको हम NTCA कहते हैं, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक संस्था है, एक स्टेचुटरी बॉडी है। मतलब ये संस्था कानून के द्वारा बनाया गया है संसद के माध्यम से। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। प्राधिकरण की पहली बैठक 2006 में ही आयोजित की गई थी। तो NTCA जो है इसकी स्थापना 2006 में की गई थी, आपको याद रखना है। फिर देखिए, यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के प्रयासों की का ही परिणाम है कि देश में कुल विलुप्त हो रहे बाघों की संख्या है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, क्योंकि उन्होंने नंबर्स काउंट किए बाघों को नंबर काउंट करने के बाद कुछ प्रोग्राम बनाए और उस प्रोग्राम के माध्यम से बाघों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। तो वर्तमान में यदि बात करें हम बाघों की स्थिति को लेकर के, तो अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या लगभग 2967 बढ़कर हो गई है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है, क्योंकि भारत में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लक्ष्य को 4 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया। मतलब ये था कि 2018 के बाद, मतलब 2022 तक इतने संख्या प्राप्त करना था, लगभग 1300 के आसपास, 1500 के आसपास। लेकिन भारत सरकार ने इसको 4 वर्षों में प्रोग्राम के माध्यम से इसमें बढ़ोतरी दर्ज कर ली है। और ये जो आंकड़े हैं 2018 वाले, जो आंकड़े हैं 2020 में पब्लिश किए गए।
फिर ये भी बताया गया है कि देश में मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हालांकि बाघों की संख्या में हुई वृद्धि मतलब उन सभी 18 राज्यों में एक समान नहीं रही है जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। तो जहाँ भी बाघ हमारे देश के लगभग 18 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं, तो सभी राज्यों में समान नहीं रही है। लेकिन कुछ राज्यों में एक्सट्रीमली अच्छे तरीके से काम किया गया और वहाँ पर बाघों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो उन्हीं में मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है और सेकंड नंबर पर कर्नाटक है। तो ये जो आंकड़े बताते हैं, इन आंकड़ों के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 526 बाघ मतलब वहाँ पे पाए गए हैं, और कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442। तो नंबर्स आप याद रखिए, मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो बाघों की संख्या 526 है, कर्नाटक में 524 है और उत्तराखंड में 442 है। फिर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में देश भर में बाघों की जो मृत्यु हुई है वो लगभग 85% मामले सामने आए हैं। ओके, मतलब 85% नहीं, यहाँ पर 85 जो बाघ है वो मृत्यु हुई उनकी, और 11 मामले में मरने की पुष्टि उनके अंगों के मिलने के आधार पर की गई है। मतलब 11 मामले ऐसे आए हैं जैसे कि किसी ने बाघों को मार दिया और उसके किसी पार्ट्स को फेंक दिया, तो उसके आधार पर इस प्रकार के मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि इससे पहले वर्ष 2018 के दौरान बाघों की मृत्यु लगभग 100 हुई थी। तो 2018 में बाघों की मृत्यु 100 हुई थी, जहाँ पर यहाँ 19 में कम हुई है, लगभग 15। वर्ष 2017 में 115 मामले दर्ज किए गए थे और 2016 में यहाँ पर 122 मामले दर्ज किए गए थे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इन आंकड़ों को देख करके कि 2016 से लेकर के 2019 के मध्य हमने बाघों की जो मृत्यु होती है, जो उनका शिकार किया जाता है, उसमें धीरे धीरे कमी दर्ज कराई है अपने प्रयासों के माध्यम से। फिर अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के अनुसार 3 टाइगर रिजर्व, जिसमें रिजर्व बक्सा जो कि पश्चिम बंगाल में है, डम्फा जो कि मिजोरम में है और पलामू जो कि झारखंड में है, बाघों की अनुपस्थिति दर्ज की गई है। ये जो क्षेत्र हैं ये बाघों के लिए संरक्षित माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाघों की संख्या दर्ज नहीं की गई है, ये इसमें बताया गया है। फिर यहाँ पर बाघ जनगणना जो है, जो इसके बारे में बता रहा था मैं, अखिल भारतीय बाघ जनगणना, ये देश में प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। 4 वर्षों में इसकी गणना की जाती है और ये NTCA जो कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके द्वारा सारे नंबर्स काउंट किए जाते हैं। फिर इस प्रकार का आयोजन सर्वप्रथम 2006 में किया गया था। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि बाघ संरक्षण को लेकर के क्या क्या चुनौतियाँ हैं हमारे देश के समक्ष और हम लोगों के समक्ष, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर अवैध शिकार आ जाता है। तो अवैध शिकार क्या होता है, उसके माध्यम से जो बाघ होते हैं उनके शरीर के जो प्रत्येक हिस्सा होता है, उस प्रत्येक हिस्से का यहाँ पर कारोबार किया जाता है। बाघों का शिकार मुख्यतः 2 कारणों से किया जाता है। सबसे पहला, इसके कथित कारण ये है कि इसको इसके जो भी अंग होते हैं इसको बेच करके मौद्रिक लाभ कमाने का उद्देश्य होता है पहला। और दूसरा ये होता है कि इसके माध्यम से जो भी इसके खाल होते हैं, इसका जो शरीर का जो अंग होता है, इसको बेच करके किसी न किसी प्रकार की दवाई भी बनाई जाती है। इस वजह से इसका शिकार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐतिहासिक रूप से राजा महाराजा जो लोग होते हैं, जो बड़े धनी लोग होते हैं, वे इसको पालने का भी बहुत शौक़ रखते हैं। बहुत बार आप देखते हैं सऊदी अरब में, इस देशों में, तो इनको पोचिंग करके, इनको शिकार करके उधर भेज दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो मुख्यतः फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे 1875 और 1875 से 1925 के मध्य भारत में कुल बाघों की संख्या लगभग 80,000 हुआ करती थी। एक समय ऐसा था कि मतलब 80,000 बाघों की संख्या हुआ करती थी। आज से अगर हम 100 वर्ष पूर्व जाते हैं तो, और 200 वर्ष पूर्व, लेकिन वर्तमान में हम इनके एक एक नंबर्स को जुटाने के लिए यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। फिर दूसरा इसका जो कारण है वो है यहाँ पर प्राकृतिक इनका जो निवास स्थान है उसके नुकसान होना। तो वर्तमान में क्या हो रहा है कि बहुत सारे जंगल्स को काटे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं एक विकासशील देश के नाम पर और विकसित करने के नाम पर। तो उससे क्या होता है कि इनका जो रहवास होता है, जो मुख्य रहने का स्थान, इनका प्राकृतिक निवास होता है, उनको नुकसान पहुंच रहा है। और इसके अनुसार इनको बहुत ज़्यादा अपने जगह को छोड़ना पड़ रहा है। और तकरीबन 93% हिस्सा ऐसा है इनके रहने का जो कि नष्ट किया जा चुका है इंसानों के द्वारा। इसकी वजह से भी बहुत सारे घास के मैदान और जो जगह है वो यहाँ पर खेती का स्वरूप ले चुके हैं। इसकी वजह से भी ये शहरों की तरफ पलायन करने के लिए आ जाते हैं भटकते भटकते, और जिससे इनका शिकार कर दिया जाता है। तो ये एक मुख्य कारण है। फिर तीसरा कारण है इसका मानव वन्यजीव संघर्ष। तो बाघों के प्राकृतिक निवास को नष्ट करने के बाद क्या हो रहा है कि जो जंगली जानवर हैं वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो मानव और
जो वन्य जीव हैं इनके बीच संघर्ष बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पशुवध बढ़ गया है और लोग मजबूर हो गए इनको मारने के लिए भी, और वे भी मजबूर हो गए हैं शहरों में आने के लिए भी। तो ये एक मेन कारण इसका सामने आता है। हम देखते हैं कई बार जो किसान होता है वो अपने अनाज को बचाने के लिए खेतों के आसपास बाड़ लगा देता है और उस बाड़ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर देता है, जिससे बाघों का उनसे टकराने की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो ये एक कारण बताया गया है। तो ये मुख्य कारण है दोस्तों जिसके माध्यम से बाघों के जो संख्या में कमी आ रही है। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में शामिल किया करता है। यह प्रत्येक वर्ष 50 सेंटीमीटर से लेकर के 700 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है इस क्षेत्र में। तो ये बहुत ही अच्छा वर्षा वाला क्षेत्र है माना जाता है ये पूरा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मालाबार वर्षा वन और भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुदुमुलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंदर मतलब आरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत ये आते हैं। तो ये जितने भी जो क्षेत्र हैं मैंने जो बताया आपको, मुदुमुलाई, वायनाड, बांदीपुर, नागरहोल, ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ। हम इसमें बात कर लेते हैं मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान की। तो देखिए, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिमी घाट पर स्थित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान लगभग 78.46 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक क्षेत्र है। इस उद्यान को की स्टोन प्रजाति नीलगिरी तहर को संरक्षित रखने के लिए बनाया गया है और राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है ये। और उद्यान में पर्वतीय घास के मैदान व झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक बात किया है यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में नीलगिरी तहर की। तो नीलगिरी तहर क्या है? तो देखिए, नीलगिरी तहर की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु के मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो पिछले 3 वर्षों में लगातार इसमें 27% की बढ़ोतरी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जो नीलगिरी तहर होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आपको देखने में ये इसका जो चेहरा है वो बकरी जैसा लगेगा और शरीर जो दिखेगा आपको थोड़ा सा गाय जैसा दिखेगा। तो ये इस प्रकार का दिखाई देता है ये, जिसे नीलगिरी तहर कहा जाता है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में नीलगिरी तहर की संख्या वर्ष 2018-19 में लगभग 8% थी, जो कि बढ़ गई है, मतलब 8% की वृद्धि हुई है यहाँ पर 18-19 में। तो 568 हुआ करती थी, तो यहाँ पर 612 इसकी संख्या हो गई है। नीलगिरी तहर को नीलगिरी आइबेक्स या सिर्फ आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो नीलगिरी ट्रेगस हीलोक्रियस इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। वर्ष 2016 में इसकी संख्या में लगभग 132 की बढ़ोतरी हुई है। नीलगिरी तहर की संख्या में वृद्धि का कारण पर्यटकों की आवाजाही पर रोक है, शिकार का नियंत्रण है, आक्रामक प्रजातियों जैसे कि स्कॉच ब्रूम और बाटल ट्री के प्रसार पर नियंत्रण एवं पर्याप्त भोजन की उपलब्धता कराना है यहाँ पर। फिर नीलगिरी तहर को IUCN की लुप्तप्राय स्थिति में रखा गया है। वन्यजीव अभ्यारण्य मतलब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसे सुरक्षा प्रदान किया गया है तथा इसे मारने या शिकार करने पर अपराध के तहत कठोरतम जुर्माने का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार पता चला है कि वर्ष 2030, 2050 और 2080 के लिए क्रमशः 61.2, 61.4 और 63% की अधिकतम आवास हानि होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे नीलगिरी तहर के भी जो निवास स्थान है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव दर्ज किया जाएगा। फिर इसकी आबादी में गिरावट के प्रमुख कारणों की अगर हम बात करें तो शिकार होना, फिर पशुधन की जो चारा होता है उस चारे में कमी होना और वर्षा के आवास नुकसान पहुंचाना। तो पहला इसका कारण ये है शिकार करना। दूसरा है कि इसके खाने के लिए जो भी घास फूस के जो चारागाह हो सकते थे उसका नष्ट होना। और तीसरा ये कि इनके आवास स्थान को नुकसान पहुंचना ज़्यादातर वर्षा की वजह से। ये इसका एक मुख्य कारण है। दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान या सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान के अलवर नामक ज़िले में स्थित है। इसका जो पूरा क्षेत्र आता है यह लगभग 800 से लेकर के 866 वर्ग किलोमीटर के मध्य माना जाता है। और ये जो टाइगर रिजर्व है यह अरावली पर्वत की श्रेणियों में स्थित है। ये दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है वहाँ से लगभग 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है ये।
और यहाँ पर अगर हम बात करें किस प्रकार के फ्लोरा एंड फोना पाया जाता है, तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये एक बहुत विशेष प्रकार के फ्लोरा एंड फोना के लिए जाना जाता है। यहाँ पे जंगली वृक्ष, ढोक, अन्य पेड़ों की अगर हम बात करें तो सालार, फिर धाक, गोल और खैर, बरगद, अर्जुन, गुग्गुल, बांस और बहुत सारे विशेष प्रकार के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, जंगल। और यहाँ पर जानवरों की अगर हम बात करें तो इस सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर बाघ, चीता, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, इसके बाद कैरकल, धारीदार बिज्जू, सियार, स्वर्ण, चीतल, सांबर, नीलगाय, चिकारा, चार सींग वाला मृग, जंगली सूअर, खरगोश, लंगूर और पक्षी, और इसके बाद बहुत सारे रेप्टाइल, सरीसृप भी यहाँ पर पाए जाते हैं इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। तो ये इसकी विशेषता भी रही है। फिर सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में गढ़राजौर के मध्यकालीन मंदिरों के खंडहर हैं जो कि लगभग 10 से लेकर के 11वीं शताब्दी के मध्य के हैं। इसके कुछ जो मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं वो है कंकावरी और कियक किला जो कि 17वीं शताब्दी में राजपूत महाराजा जय सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था, और 10वीं शताब्दी में नीलकंठ के मंदिर जो खंडहर बन चुके हैं आज के समय। ये सारे सरिस्का जो वन्यजीव क्षेत्र हैं वहाँ पर स्थित हैं। ये नीलकंठ महादेव 300 से अधिक हिंदू एवं जैन मंदिरों का खंडहर है जिसका निर्माण लगभग 8वीं सदी से लेकर के जो 12वीं सदी है उसके मध्य किया गया था। तो ये कुछ वहाँ पर स्थित है। फिर जो राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो इसे वर्ष 1955 में राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित किया गया था तथा 1979 मतलब 1979 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो 1955 में यह एक अभयारण्य था, सेंचुरी था। 1979 में इसको राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। फिर यह आभानेरी के निकुंबा राजवंश द्वारा निर्मित चांद बावड़ी 3500 सीढ़ियों वाला विशाल आकार की बावड़ी है इसके अंदर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है इसी क्षेत्र में। सरिस्का भारत में पहला टाइगर रिजर्व है जहां रॉयल बंगाल टाइगर्स को सफलतापूर्वक बसाया गया, और वर्तमान में इस रिजर्व में लगभग बाघों की संख्या 20 है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र था जो कि यहाँ पर विशेष प्रकार से जाना गया है। और देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि यहाँ बाघों की आबादी लगभग 2005 में गायब सी हो गई थी, लेकिन बाघ पुनर्वास कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया और बाद में यह लगभग 5 बाघों हो गए जब 2005 में ख़त्म हुआ था, और जुलाई 2014 तक आते आते इसमें बाघों की संख्या लगभग 11 हो गई, और जिसमें से 9 वयस्क थे और 2 शावक थे। और वर्तमान में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बाघों की संख्या लगभग 20 हो चुकी है। तो दोस्तों ये सारे जो टॉपिक्स था इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। आज मैं आप लोगों से कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा क्योंकि आप लोगों ने कोई जवाब अभी तक के जो क्वेश्चंस मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसमें नहीं दिया है। तो जब आप लोग जवाब देना शुरू करेंगे तो फिर हम नए नए प्रश्न पूछेंगे। चलिए फिर से मुलाकात होगी। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और जिसको भी आप समझते हैं कि उसके लिए यूज़फुल हो सकता है उसको शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो समय पर, जिस समय के लिए आपको बताया गया उस समय पर ये मिल जाया करेगा। चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।